Hello everyone, this is Shahbaz. I welcome you all to Grasp NCRT. This video is part 2 of 4th chapter of 12th history, Thinkers, Beliefs and Buildings. Without wasting any time, let's get started. Now, 6th topic is followers of Buddha. जैसे जैसे बुद्धा के फॉलोअर्स या डिसाइपल्स का नंबर इंक्रीज होने लगा तो बुद्धा लेड द फाउंडेशन ऑफ संघा. संघा वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स मेड बाय बुद्धा. नाउ संघा में जो भी मॉन्क्स आते थे ओवर द टाइम लर्निंग करने के बाद वो लोग भी टीचर्स ऑफ धम्मा बन जाते थे. मीन्स कि वो भी ओवर द टाइम बुद्धिज्म के टीचर्स और प्रीचर्स बन जाते थे. नाउ ये जो मॉन्क्स संघा में रहने आते थे ये अपनी लाइफ बहुत ही सादगी से जीते थे. इनके पास सिर्फ वही चीज़ें होती थी जो उन्हें सर्वाइवल इंश्योर करने में हेल्प करें. फॉर एग्जांपल उनके पास एक कटोरा होता था जिसमें जब भी उन्हें किसी से मांग के खाना खाना होता था तो वो उसमें खाते थे. नाउ क्योंकि ये मॉन्क्स भीख मांग के अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाते थे, दैट्स वाई दे वर ऑल्सो नोन एज भिक्षुज. और जो नन्स होती थी उन्हें भिक्षुनीज कहा जाता था. ओके. नाउ इनिशियली व्हेन संघा वाज फाउंडेड ओनली मेन वर अलाउड टू ज्वाइन द संघा. लेकिन ओवर द टाइम कुछ टाइम के बाद वुमेन को भी परमिशन दे दी गई. अब ये कैसे हुआ? तो बुद्धा के काफ़ी नज़दीकी डिसाइपल जिनका नाम था आनंद, तो आनंदा की रिक्वेस्ट पे बुद्धा अलाउड द वुमेन टू ऑल्सो ज्वाइन द संघा. तो जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने संघा ज्वाइन किया वाज बुद्धाज फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी. इंपॉर्टेंट नेम यू मस्ट रिमेंबर. इन्हें आप बुद्धा की दाई अम्मा भी कह सकते हैं. बट फॉस्टर मदर बेसिकली मीन्स कि कोई औरत अगर किसी बच्चे की देख रेख और पालन पोषण करे जो उसका अपना बच्चा ना हो तो उसे उसकी फॉस्टर मदर कहा जाएगा. नाउ जो वुमेन संघा में एंटर हुई तो उन्हें नन्स कहा जाने लगा. और अगेन लर्निंग ओवर द टाइम करने के बाद वो भी टीचर्स ऑफ धम्मा बन गई. नाउ जब वुमेन टीचर्स ऑफ धम्मा बन गई तो उन्हें थेरीज कहा जाने लगा. ओके, इंपॉर्टेंट. थेरीज वर द वुमेन preachers of Dhamma, and Theres means respected women who had attained liberation. Now बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो सोसाइटी के वेरियस सोशल ग्रुप्स से बिलोंग करते थे. They included kings, wealthy men, गृहपतिज और हाउस होल्डर्स. अदर देन दैट मध्य वर्ग के लोग भी उसमें शामिल थे. फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट पीपल. नाउ एक बार जब ये लोग संघा में एंटर करके मॉन्क्स और नन्स की तरह जीना शुरू कर देते थे तो उसके बाद ये सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे. उन्हें अपनी प्रीवियस आइडेंटिटीज़ को छोड़ के अब भिक्षुज और भिक्षुनीज रेस्पेक्टिवली बनना होता था. यानी वो जो अब आर्म्स पे यानी भीख पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और धम्मा के रूल्स और रेगुलेशंस को पूरी तरह फॉलो करेंगे. तो संघा की जो इंटरनल फंक्शनिंग थी वो ट्रेडिशंस पे बेस्ड थी जो बुद्धा द्वारा खुद बनाई गई थी और कुछ सोसाइटी से इन्फ्लुएंस थी, जहाँ पे फैसले आपसी सहमति से डिस्कशंस करने के बाद लिए जाते थे. और अगर कभी ऐसा हो जाए कि डिस्कशन फेल हो जाए तो वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट पे वोटिंग करवा ली जाती थी. अगेन गणा एंड संघा मीन्स द सेम. नाउ सोर्स नंबर 7 इन एनसीईआरटी गिव्स द रूल्स फॉर monks and nuns. So it just provides a glimpse of the rules. One of the such rule is जब भी किसी भिक्षु या मोंक के लिए एक नया कंबल तैयार होगा तो वो कंबल उसे 6 साल तक यूज़ करना है. यानी 6 सालों में उसको कोई बीच में नया कंबल वगैरह नहीं दिया जाएगा. और 6 साल के बाद तक उसे अपने लिए एक नया कंबल खुद ही तैयार कर लेना है जो अगले 6 साल के लिए उसके काम आएगा. और अगर भिक्षु किसी के घर जाएगा और वहाँ पे उसको पका हुआ खाना मिलेगा तो वो 2 या 3 बाउल फुल इन सिंपल 2 या 3 कटोरियाँ ले सकता है अगर वो चाहे तो. अगर उसे इससे ज़्यादा लेना है तो उसे ये कन्फेस करना पड़ेगा मॉन्क्स के सामने और जो ज़्यादा आएगा वो उसे ला के अपने बाकी मॉन्क्स या भिक्षुज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. और भिक्षुज की बेडिंग मूवमेंट के लिए भी परमिशन चाहिए थी और वो संघा विदाउट परमिशन छोड़ के जा भी नहीं सकते थे. नाउ बुद्धा की लाइफ टाइम में और ऑफकोर्स उनकी डेथ के बाद भी बुद्धिज़्म बहुत ही रैपिडली ग्रो हुआ. Buddhism was a lightening element to the people who were downtrodden at that time. जो लोग भी एग्जिस्टिंग रिलीजियस कंडीशन से डिससेटिस्फाइड थे उन लोगों ने बुद्धिज़्म को अपना घर बनाया. अदर देन दैट बुद्धिज़्म के साथ वैल्यूज़ भी अटैच्ड थी क्योंकि बुद्धिज़्म सिर्फ सुपरियोरिटी पे क्लेम नहीं रखता था जैसे कि ब्राह्मणिज्म रखता था बेस्ड ऑन बर्थ. तो अदर देन सुपरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ जो बुद्धिज़्म का एम्फेसिस था वो फेलो फीलिंग पे था और कंपैशन पे था टुवर्ड्स ईच अदर. तो मेटा मीन्स फेलो फीलिंग एंड करुणा मीन्स कंपैशन.
तो स्पेशली जो वीकर और यंगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उनको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा बुद्धिज़्म। तो अब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, तो मोस्ट पीपल ज्वाइंड, और वी कैन से मैनी पीपल ज्वाइंड बुद्धिज़्म। नाउ सेवंथ टॉपिक इज स्तूपास और सेक्रेड बुद्धिस्ट श्राइन्स। नाउ अर्लीस्ट टाइम्स से ही लोग कुछ खास प्लेसेस को पवित्र मानते थे, जहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीज पाए जा सकते हैं, यूनिक तरह की रॉक्स पाई जा सकती हैं और इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटीज हो सकती है। तो ऐसी कुछ जगहों को लोग अर्लीस्ट टाइम से पवित्र मानना शुरू कर चुके थे। तो ऐसी पवित्र जगह जहाँ पे उनके साथ कोई भी श्राइन अटैच्ड हो तो उन्हें कहा जाता है चैत्यास। चैत्यास इस चैप्टर में बेसिकली एसोसिएटेड है बुद्धिज्म के साथ, लेकिन चैत्या बेसिकली मीन्स द प्रेयर हॉल, जहाँ पे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपनी प्रेयर को जाके पूरा कर सकें। नाउ चैत्या शायद डिराइव किया गया है चिता वर्ड से, जो हिंदुइज्म की एक प्रोमिनेंट टर्म है जिसे हम फ्यूनरल पायर कहते हैं, यानी जब कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है। ओके, तो शायद ये वर्ड एक्सटेंशन है फ्यूनररी माउंड की, यानी वो ज़मीन जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, अगर वो ज़मीन ओवर द टाइम एक्यूमुलेशन की वजह से माउंड का रूप ले ले। नाउ बुद्धिस्ट लिटरेचर ऐसे ही कुछ चैत्यास को मेंशन करता है जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं। लाइक बुद्धा जहाँ पैदा हुए लुम्बिनी में, वहाँ हमें चैत्या देखने को मिलता है। अदर देन दैट जहाँ उन्हें एनलाइटनमेंट हुई बोध गया इन बिहार में, उसके अलावा जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ में इन यूपी, और जहाँ पे उन्हें निब्बाना यानी वो इस दुनिया से सिधार गई। निब्बाना इज ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाण। बट आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ जगह निब्बाना को एनलाइटनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जनरली निर्वाणा मीन्स एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाणा मीन्स कि वो अब इस वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के हमेशा के लिए दुनिया से दूर चले गए हैं। नाउ ये सब डॉटेड एरियाज मेजर बुद्धिस्ट साइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे चैत्यास पाए गए हैं। तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम जैसे जैसे बुद्धा के फॉलोवर्स उनकी डेथ के काफ़ी टाइम पीरियड के बाद बढ़ने शुरू हुए, उनका नंबर ह्यूज अमाउंट्स में इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये जो सेक्रेड प्लेसेस थी जहाँ पे चैत्यास थे, इन्हें और भी ज़्यादा मान्यता दी जाने लगी लोगों द्वारा। और इन्हीं चैत्यास में हम आगे चल के देखेंगे काफ़ी जगहों पे स्तूपास डेवलप हुए। और ग्रेट मौर्यन रूलर अशोका ने भी एक पिलर इरेक्ट किया इन लुम्बिनी नियर नेपाल, जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ, ताकि वो ये शो कर सके कि वो उस जगह पे गया है जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ। तो बेसिकली सोशल लेजिटिमेसी एक्वायर करने के लिए, क्योंकि अशोका खुद एक बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोवर था। नाउ फर्स्ट सब टॉपिक अंडर स्तूपास इज व्हाई वर स्तूपास बिल्ट। तो क्योंकि बुद्धा खुद एक सेक्रेड पर्सन माने जाते थे, तो उनकी डेथ के बाद जो बुद्धा की बिलोंगिंग्स होंगी, जो भी उनके अवशेष होंगे, यानी जो भी रेलिक्स होंगे, वो सब भी बहुत ज़्यादा सेक्रेड माने जाएंगे। और ऐसी जो भी जगह होगी जहाँ पे बुद्धा की डेथ के बाद उनके रेलिक्स पाए जाएंगे, वो जगहें भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, सेक्रेड हो जाएंगी। तो ऐसी जो भी जगहें थी जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स दफन हैं या फिर आज भी मौजूद हैं, प्रिजर्व्ड हैं, तो उन माउंट्स पे, उन दबी हुई जगहों पे स्तूपास इरेक्ट किए गए, यानी वो जगहें जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक मेजर कंस्ट्रक्शन की जिसे हम स्तूपा कहते हैं। देखिए, ट्रेडिशन ऑफ स्तूपा मेकिंग बुद्धिज्म के टाइम से पहले भी एग्जिस्ट करता था, यानी बुद्धा से पहले भी स्तूपास एग्जिस्ट करते थे। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, जहाँ पे भी बुद्धा के रेलिक्स बनाए गए, तो सारे के सारे स्तूपास एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म होने लगे। तो अब क्योंकि स्तूपा के अंदर बुद्धा के अवशेष हैं, बुद्धा की बिलोंगिंग्स हैं, तो वो स्तूपा भी बुद्धा और बुद्धिज्म के साथ एसोसिएट होके इज्जतदार बन गया, पवित्र बन गया, और लोग उसकी उसी तरह इज्जत और ख्याल करने लगे। नाउ एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोकावदन। इसके मुताबिक अशोका ने जो बुद्धा के रेलिक्स हैं वो हर इंपॉर्टेंट टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, ताकि उन हर इंपॉर्टेंट टाउन्स में स्तूपास की कंस्ट्रक्शन हो सके, क्योंकि अशोका खुद एक बुद्धिज्म के काफ़ी बड़े फॉलोअर थे। साथ ही उन्होंने बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड की है। अदर देन दैट बुद्धिज्म की फॉलोइंग में और बुद्धिज्म के एक्सपेंशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो 2nd सेंचुरी BC आने तक स्तूपास ऑफ बरहूत, सांची और सारनाथ तीनों तैयार हो चुके थे। नाउ बरहूत एंड सांची आर इन मध्य प्रदेश एंड सारनाथ इज इन यूपी। तो सोर्स 8 में भी ये बताया गया है कि स्तूपास क्यों बनाए जाते थे। तो जब बुद्धा का ये दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, तो आनंद ने पूछा कि आपके अवशेषों का क्या किया जाए। तो बुद्धा ने कहा कि सिर्फ मेरे अवशेषों तक, मतलब अपनी ज़िंदगी सीमित मत रखो, अपने लिए खुद लैंप्स बनो, वही बात जो उन्होंने पहले कही थी। तो क्योंकि वो बुद्धा के डिसाइपल्स थे, बुद्धा से प्यार करते थे, तो वो उनके अवशेषों से भी प्यार करते थे। तो फाइनली बुद्धा ने उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए कह दिया कि मेरे अवशेषों को
एट 4 क्रॉस रोड्स रख के एक थूपा बना देना। थूपा बेसिकली पाली में स्तूपा को कहा जाता है, ओके। और फिर जो भी आके उसे सजाएगा, उसकी खुशबू लगाएगा और वहाँ पे चैन और सुकून तलाश करेगा, तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट और जॉय हासिल होगी। नाउ सेकंड सब टॉपिक इज ऑब्वियसली कि ये स्तूपास बनाए कैसे जाते थे। जाहिर सी बात है, इतनी मेजर कंस्ट्रक्शन होनी है तो उनके लिए लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, स्किल चाहिए, तो ये सब कहाँ से आता था। तो हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वेरियस रेलिंग्स और पिलर्स पे इन स्तूपास के, उनसे हमें ये पता चलता है कि इन स्तूपास को बनाने के लिए कई सारी डोनेशंस का यूज़ किया गया है फॉर मेकिंग एंड बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग द स्तूपास। तो बेसिकली 3 सोर्सेज से ये डोनेशंस आती थी। फर्स्ट वन इज किंग्स से आती थी, सेकंड इज गिल्ड से आती थी, नंबर थर्ड इज प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो किंग्स सच एज सतवाहंस, अदर देन दैट हम देख चुके हैं कि मौर्यन डायनेस्टी के ग्रेट रूलर अशोका ने भी कई सारे स्तूपास बनवाए। तो किंग्स सच एज सतवाहंस एंड अशोका गेव ह्यूज डोनेशंस फॉर स्तूपा बिल्डिंग। लेट मी टेल यू, सतवाहंस 1st 2nd सेंचुरी एडी के डेक्कन रूलर्स थे, यानी महाराष्ट्र और उससे कुछ ईस्टर्न साइड वाला एरिया के ये रूलर्स थे। और सेकंड सोर्स था हमारा गिल्ड्स का। नाउ गिल्ड्स बेसिकली होते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सच पीपल जो सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये एंशिएंट पीरियड में मेनली मर्चेंट्स की गिल्ड्स होती थी, जो ट्रेडर्स होते थे उनके मेनली गिल्ड्स बने होते थे। अदर देन दैट किसी और प्रोफेशन के भी गिल्ड्स बने हो सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट टाइम से इसको रिलेट करके बोलूँ तो अगर डॉक्टर्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया किसी भी एरिया के, तो वो डॉक्टर्स का गिल्ड कहलाएगा। तो ट्रेडर्स जनरली अमीर होते हैं, सच एज आइवरी वर्कर्स, ओके। तो उन्होंने स्तूपा के एक गेटवे के लिए डोनेशन दिया था। अदर देन दैट हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय मेन एंड वुमेन, जिन्होंने अपना नाम उन रेलिंग्स पे मेंशन करवाया है। और जाहिर सी बात है, फेम हासिल करने के लिए वो लोग अपनी ऑक्यूपेशन भी बताते थे और अपने खानदान या अपने अजीज़ों का नाम भी लिखवाया करते थे। अदर देन दैट भिखूज और भिखुनीज भी कंट्रीब्यूट करते थे स्तूपा बिल्डिंग में। नाउ कैसे, उनके पास वो खुद बेचारे भीख पे रहते थे, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम में वो फ्री लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो ओवर द टाइम बुद्धिज़्म डेवलप हुआ तो उसमें मेजर डोनेशंस इन्हीं भिखूज और भिखुनीज के पास आती थी। तो ओवर द टाइम ये लोग भी अमीर होते गए और इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द टाइम ये अमीरी ही बुद्धिज़्म में करप्शन का एक रीज़न बनी, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म इंडिया से ऑलमोस्ट डिसअपियर सा हो गया। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। लुक, स्तूपा इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग होता है हीप यानी ढेर। एंड एज वी ऑल नो कि ढेर सेमी सर्कुलर इन शेप होता है। तो सेमी सर्कुलर लाइक अ माउंड ऑफ अर्थ, अर्थ पे किसी चीज़ का सेमी सर्कुलर ढेर पड़ा हो तो उसे रिलेट किया जा सकता है स्तूपा के मीनिंग से। और उसी सेमी सर्कुलर माउंड को बाद में कहा जाने लगा अंडा या अंदा, वट एवर। So when we are talking about anda, we are talking about this part, okay. This whole semicircular part is known as anda. And over the time the stupa evolved into a more complex structure. अब अंडा के ऊपर हर्मिका बनाई जाने लगी। और हर्मिका क्या होती है? हर्मिका इज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड अबोर्ड ऑफ गॉड्स, यानी जहाँ पे गॉड विराजमान है, जहाँ पे गॉड रहते हैं। So when we are talking about Harmika, this part is known as Harmika, okay. This whole part is known as Harmika, abode of gods. Now Harmika के ऊपर से हमें एक मास्ट या पोल लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हुए दिखाई देता है, जिसे हम यष्टि कहते हैं। So this whole pole like structure, straight line pole like structure is known as यष्टि, जो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है, यानी जो इन 3 ब्रांचेस के बीच में जो पतली लंबी सी ब्रांच है उसे हम यष्टि कहेंगे। And this yashti is surmounted by an umbrella like structure known as chhatri. So these 3 particular things are known as chhatri. Other than that, this is a gateway also known as gopuram. ये भी एक गेटवे है और ये भी एक गेटवे है। इसी तरह इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे भी एक गेटवे आपको दिख जाएगा अगर आप कभी रियल में स्तूपा देखेंगे। Other than that, this part, this whole basic part is known as medhi. Now let's understand structure of stupa in detail here. Now this is the base structure known as medhi. और मेधी के ऊपर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्तूपा नोन एज अंडा। तो अंडा मेधी के ऊपर होगा। और अगर आप अंडा को ध्यान से देखें तो ये ज़मीन पे पड़े किसी बड़े से ढेर की तरह दिखता है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड या फिर इट इज़ ऑल्सो कंपेयर्ड विद अ माउंड, और उसी से उसका नाम पड़ा स्तूपा, विच इन संस्कृत मीन्स अ माउंड। नाउ अंडा के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हर्मिका। दिस हर्मिका इज द अबाउड ऑफ गॉड्स, यानी गॉड्स यहाँ पे रहते हैं, विराजमान होते हैं।
और हर्मिका के ऊपर एक पोल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम यष्टि कहते हैं। ओके, यष्टि, दिस पोल लाइक मास्ट। और इस मास्ट पे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम छतरी कहते हैं, दिखने में अम्ब्रेला की तरह होते हैं। और ठीक अंडा के नीचे बीचों बीच यहाँ पे मेधी के बीच में अनबर्न्ड ब्रिक्स के बीच रेलिक्स ऑफ बुद्धा को रखा जाता है। नाउ दिस वाज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। अब हम ब्रॉड व्यू में बात करते हैं। तो किसी भी स्तूपा के अराउंड ये एक बाउंड्री लाइन होती है। ओके, दिस बाउंड्री लाइन इज नोन एज वेदिका। ओके, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक स्तूपा के 4 गेटवेज होते हैं, ईस्टर्न गेटवे, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न गेटवे। तो जो पिलग्रिम्स होते हैं वो ईस्टर्न गेटवे से एंटर होंगे, उसके बाद वो सदर्न गेटवे तक जाएंगे, देन वेस्टर्न, देन नॉर्दर्न गेटवे। नाउ ये चक्कर गेटवेज से लेकर गेटवेज तक नहीं होता, ये इस प्रदक्षिणा पथ में चक्कर लगाया जाता है। देखिए, इस प्रदक्षिणा पथ में जो पिलग्रिम्स होते हैं वो अपनी कमर इस स्तूपा की तरफ मोड़ के अपना फेस सन की तरफ करते हुए सर्कुलर डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। यानी उनका मुंह इस तरफ होगा और वो इस डायरेक्शन में चक्कर लगाएंगे। तो इन सब के पीछे क्या लॉजिक है और हर एक स्ट्रक्चर क्या क्या सिंबलाइज करता है, आइए हम जानते हैं। तो ईस्टर्न गेटवे रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की बर्थ को, जो हुई थी लुम्बिनी इन नियर नेपाल। ओके, और उसके अलावा सदर्न गेटवे रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के निर्वाणा को, यानी एनलाइटनमेंट को, जहाँ पे बुद्धा को बोध गया में एनलाइटनमेंट हुई थी। देन जो वेस्टर्न गेटवे है वो रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी बुद्धा का फर्स्ट सरमन विच ही गेव एट सारनाथ। और नॉर्दर्न गेटवे रिप्रेजेंट करता है महापरिनिर्वाणा, यानी जब बुद्धा इस दुनिया से सिधार गए थे कुशीनगर में, यानी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो होल वेदिका है ये रिप्रेजेंट करती है बुद्धा की लाइफ साइकिल को। तो पिलग्रिम्स ईस्टर्न साइड से एंटर होते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रदक्षिणा पथ में घूमते हैं, यानी वो बुद्धा की लाइफ को अपने साथ जोड़ के देख रहे हैं। नाउ दिस प्रदक्षिणा पथ इज अ सर्कुलर पाथ, जहां पे कमर स्तूपा की तरफ मोड़ के और मुंह सूरज की तरफ मोड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में बुद्धा की लाइफ साइकिल चल रही है उस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए ये लोग अपनी पिलग्रिमेज यात्रा को पूरा करते हैं। देन रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर कंटेन्ड इन द मेधी। देन अब बात करते हैं छतरी, यष्टि और हर्मिका के बारे में। तो हर्मिका अबोर्ड ऑफ गॉड्स, यष्टि हर्मिका के ऊपर एक स्ट्रक्चर निकला होता है और छतरी इस तरह के 3 बने होते हैं। तो इन 3 छतरियां रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट छतरी रिप्रेजेंट बुद्धा विच इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट, सेकंड छतरी रिप्रेजेंट धर्मा और डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। ओके, और थर्ड छतरी रिप्रेजेंट्स संघा, जो मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी ऑर्डर या फॉलोइंग ऑफ द बुद्धा। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा और उसकी रिप्रेजेंटेशंस और एट्रीब्यूट्स। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इलेबोरेट स्कल्पचर्स हैं और उसके साथ कितनी ज़्यादा इलेबोरेट रिचुअल्स जुड़े हुए हैं। वन लास्ट थिंग यू मस्ट नो कि वेदिका इज लाइक अ बाउंड्री वॉल ऑफ द स्तूपा, जहाँ पे बहुत सारी जाटक स्टोरीज एनग्रेव्ड होती हैं, यानी उस वॉल पे बहुत सारी जाटक स्टोरीज कुरेद के लिखी जाएंगी। और जाटक स्टोरीज बेसिकली मिथिकल स्टोरीज होती हैं जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। जनरली बुद्धिज्म से रिलेटेड होती हैं जाटक स्टोरीज, इसे जाटका स्टोरीज भी कहा जाता है। That's all about stupa. Now, early stupas were generally simple and plain in their architecture except for the stone railings. और ये स्टोन रेलिंग्स ऐसी दिखती थी, लग रहा होता था कि वुड से किसी ने फेंसिंग कर रखी हो। फेंसिंग मीन्स चारों साइड से कवर करना, जिसे हम 4 दीवारी भी कहते हैं। तो अर्ली स्तूपास प्लेन होते थे एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स एंड द गेटवेज, और ये गेटवेज काफ़ी रिचली कार्व्ड होते थे, लिखा जाता था सुंदर हैंड राइटिंग में। और इन्हें इंस्टॉल किया जाता था एट 4 कार्डिनल पॉइंट्स, जनरली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में। और हम पढ़ चुके हैं कि ये ईस्टर्न गेटवे से एंटर होते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, बुद्धा की होल लाइफ साइकिल का एक चक्कर काटते थे, और ये सन की कोर्स को ध्यान में रखते हुए सब होता था। एंड ओवर द टाइम स्तूपास को काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल स्तूपास एट अमरावती एंड शाहजी की ढेरी इन पाकिस्तान। नाउ 8th टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फेट ऑफ अमरावती स्तूपा एंड सांची स्तूपा, जिनमें से अमरावती स्तूपा इज डिटीरियरेटेड इन प्रेजेंट टाइम एंड जो सांची का स्तूपा इज स्टिल मैनेज्ड, और वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया में 2 जगह हैं अमरावती नाम की। फर्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड सेकंड वन इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश वाले की बात हो रही है। तो हर स्तूपा की अपनी एक हिस्ट्री है कि उनको कैसे बनाया गया, लेकिन कुछ स्तूपास की डिस्कवरी की भी हिस्ट्रीज मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल 1796 में एक लोकल राजा एक टेम्पल बनाना चाहते थे वहाँ पे, जहाँ पे रूइंस यानी अमरावती का स्तूपा बिखरा पड़ा हुआ था। तो राजा ने अमरावती के ही स्तूपा के स्टोन्स यूज़ करने का सोचा अपना टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो ये सोचता था कि शायद वहाँ पे कोई खजाना नीचे ज़मीन में दफन होगा। फिर कुछ सालों के बाद एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी।
उन्होंने वो साइट विजिट की और उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की बेस्ड ऑन द पीसीज ऑफ स्कल्पचर अवेलेबल देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट भी कभी पब्लिश ही नहीं हो पाई। देन अबाउट 60 ईयर्स लेटर इन 1854 वॉल्टर एलियट, जो उस टाइम कमिश्नर थे गुंटूर आंध्र प्रदेश के, उन्होंने अमरावती विजिट किया। तो भाई बंदा तो अंग्रेज था, तो उसने वहाँ पे जो स्कल्पचरल पैनल्स अवेलेबल थे तो उन्हें अपने साथ वापस मद्रास यानी चेन्नई ले आया और उन्हें वो कहने लगा कि ये एलियट मार्बल्स हैं, यानी अपने नाम से रिप्रेजेंट करके उनको अपने साथ ही ले आया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हुई कि उसे वेस्टर्न गेटवे, जो अमरावती स्तूपा का वेस्टर्न गेटवे था, मैंने बताया था आपको कि हर स्तूपा के चारों डायरेक्शंस में गेटवेज होते हैं, तो वेस्टर्न गेटवे को देख के एलियट ने ये डिस्कवर किया कि एक टाइम पे तो अमरावती में एक फुल फ्लैजेड मैग्निफिसेंट स्तूपा एग्जिस्ट करता था। और 1850s के टाइम से ही अमरावती के कई स्टोन स्लैब्स को अलग अलग जगहों पे ले जाया जाने लगा। फॉर एग्जांपल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में थी उस टाइम, और उसके अलावा इंडिया ऑफिस इन मद्रास, एंड कुछ को तो लंदन भी ले जाया गया क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुली कार्व्ड थे। एंड ब्यूटीफुल लाइन इन एनसीईआरटी कि इट वाज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड दीज स्कल्पचर्स मेकिंग द गार्डन्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्यूटीफुल। मतलब जो भी हिंदुस्तान में आपको खूबसूरत चीज़ दिखे उठा के उसको अपने पास लंदन में ले जाओ, अपने गार्डन्स में सजा लो। और 1850s के बाद आने वाले भी कुछ ऑफिसर्स ने भी यही काम जारी रखा और आस्ता आस्ता अमरावती स्तूपा काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएटेड कंडीशंस में जाने लगा। बट हियर कम्स एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड H.H. कोल, जिनके व्यूज़ कुछ इंटरेस्टिंग थे। कोल कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही ख़राब बात है कि आप किसी कंट्री के ओरिजिनल आर्ट को भी लूटने पे आ गए हो। आप किसी की कंट्री के ओरिजिनल आर्ट को चोरी करके अपनी कंट्री में लेके जा रहे हो। उनका कहना था कि जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पे सिर्फ प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ रखनी चाहिए, हालांकि जो ओरिजिनल्स हैं वो वहीं पे होने चाहिए जहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली कोल की अथॉरिटीज़ ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फॉर्चुनेटली सांची स्तूपा के केस में ऐसा नहीं हुआ। सांची स्तूपा को ऑन स्पॉट प्रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। नाउ क्वेश्चन में अराइज के सांची का स्तूपा कैसे सर्वाइव कर गया जब इतना कुछ हो रहा था कंट्री में, जहाँ पे अंग्रेजों ने अमरावती स्तूपा नहीं छोड़ा। तो इसके आंसर में कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अमरावती स्तूपा की डिस्कवरी पहले हुई थी, किससे, जब अंग्रेज़ों को वैल्यू ऑफ फाइंड्स रियलाइज़ हुई, यानी जो चीज़ जहाँ पे पाई जाती है उसे वहाँ पे प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस अंग्रेज़ों को बाद में पता चली और अमरावती स्तूपा की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी। दैट्स वाई दे अनफॉर्चुनेटली रूइंड द अमरावती स्तूपा। और जब सांची स्तूपा डिस्कवर हुआ 1818 में, उनमें से उस टाइम पे 4 में से 3 गेटवेज वर स्टिल स्टैंडिंग और चौथा भी वहीं गिरा हुआ था जहाँ पे वो बनाया गया था। और अंग्रेज़ों ने सजेशन तो इसके लिए भी दिए थे कि इस स्तूपा को भी और इसके गेटवेज को भी पेरिस या लंदन ले जाया जाए, लेकिन फाइनली अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हेल्प्ड टू कीप द सांची एज इट वाज। तो उसमें से कुछ फैक्टर्स हम जानते हैं, जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। तो जहाँ पे सांची आज भी एज अ महाचैत्य एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे अमरावती इन आंध्र प्रदेश इज जस्ट नाउ एन इनसिग्निफिकेंट लिटल माउंड, जिसकी एंशियंट ग्लोरी आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। So second part comes to an end here. Hope to see you in the last part. Till then, keep learning.